हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं एमपी सेट 27 अगस्त 2023 का, यानी लेटेस्ट एमपी सेट का क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आने वाले सेट एग्जाम, आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम में आपको पता चल पाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, साथ ही साथ आप लोग बताते भी चलिएगा, आंसर करते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास स्क्रीनशॉट आया है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स हैं, यानी जो बच्चा एग्जाम देकर आया है उन्होंने यहाँ पर भेजा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। प्रिया ने ये क्वेश्चन पेपर हमें अवेलेबल कराया है। तो यहाँ पर अगर किसी को भी स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही हो तो थोड़ा सा वीडियो की सेटिंग पे चेक करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन रीजनिंग का, जहां पे सबसे पहले क्या लिखा है, GEF लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, KIJ लिखा है, फिर फिलिंदा ब्लैंक्स दी है, फिर SQR दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर जो सही आंसर है OMN होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप G और K के बीच में, या यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करेंगे और इसके और S के बीच में आप देखेंगे तो सब में +4 होता जा रहा है। यानी जो पहला अल्फाबेट है, सेकंड अल्फाबेट है या थर्ड अल्फाबेट है, वो +4 बढ़ता जा रहा है। सेम सीरीज आपको यहाँ पे लगानी है, चाहे फिर वो आपको सेकंड अल्फाबेट जो कि ई है, आई के बाद यहाँ पर आपको जो बढ़ाएंगे वो 4 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जो अब आप बढ़ाएंगे तो क्यू, तो सब में +4 होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, आगमनात्मक तार्किकता किस पर आधारित होती है, यानी एक क्वेश्चन है कि इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, सही आंसर होगा यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने इन क्वेश्चन को आपने राइट किया है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के प्रतिवादी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रीब्यूटरी टू ईच अदर। अगर हम बात करें कि कौन कॉन्ट्राविटी है, अगर हमने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ा है, किसको पढ़ा है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को, देन हम इस चीज को आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यहाँ पर कौन एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है ए और ई का संबंध जो है वो प्रतिवादी का है, यानी एक दूसरे के विरोध का है। अगर विरोधाभास की बात करें तो ए और ओ में विरोधाभास है, ई और आई में विरोधाभास है। बट यहाँ पर जो आपका सही आंसर है ए और ई, इन दोनों की कंडीशन में क्या होता है कि अगर ए सही होगा तो डेफिनेटली ई गलत होगा, या फिर अगर हमारा ई सही होगा तो हमारा ई डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रेरी जो संबंध है किसके किसके बीच में है, ऑल मैन यानी आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, और यूनिवर्सल निगेटिव यानी नो मैन। सन यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। सभी पक्षी अंडे देते हैं, कौवे पक्षी हैं, कौवे अंडे देते हैं। उपर्युक्त कथनों में किस प्रकार का तर्क यूज किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग सही है, क्योंकि ये किस तरीके से किस तरफ जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सही किया है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है, यानी ऐसा कौन सा डेटा है जो आप सेकेंडरी नहीं कह सकते। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, रिपोर्ट ऑफ कमिटी एंड कमीशन, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो जिसको हम प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक क्या होता है, जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में लेते हैं, जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ठीक है, यानी हमने इनडायरेक्ट वे में, हो सकता है हमने फोन पर बात करी हो, तो वो जो डेटा है वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो प्राइमरी डेटा क्या कहलाएगा, इंटरव्यू, चाहे वो कंडक्ट हो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में, इंटरव्यू को हम प्राइमरी डेटा मानेंगे। चलिए बाकी सब क्या है भाई, बाकी सारे आपके सेकेंडरी डेटा है, रिपोर्ट ऑफ कमिटी कमीशन, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन।
यदि समंकों का वर्गीकरण 0 से 10, 10 से 20, 20, 30 यानी एक अंतराल पे किया जा रहा है, जहां पे इस तरीके का अंतराल आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके का गैप आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे ये क्लासिफाइड कैसा शो होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्लूसिव मेथड, यानी कि आपका अपवर्जी विधि या श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। पहाड़ पर आग है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, जहां भी धुआं होता है वहां आग होती है। पहाड़ पर धुआं इसलिए पहाड़ पर आग। आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है फून के बारे में, PHUUN, ठीक है। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही इस तरीके से दिया है। प्रतिज्ञा क्या होती है? P फॉर प्रतिज्ञा। पहाड़ पर आग लगी है, बिल्कुल सही मैचिंग बिठाई है। हेतु यानी क्या कारण है, हेतु का मतलब होता है क्या रीजन है, क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, ठीक है, बिल्कुल सही मैचिंग है। जहां भी धुआं होता है वहां आग होती है, ये क्या है? ये उदाहरण बता रहा है कि जहां पे आग लगी है वहीं धुआं होगा। यू फॉर उदाहरण, पहाड़ पर धुआं है, उपनय। यू फॉर उदाहरण, यू फॉर उपनय। लास्ट में क्या आता है? निगमन। निगमन में क्या आएगा? जो कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन कहाँ पे निकला है? लास्ट में। यानी यहाँ पर जो आपकी सही मैचिंग बनी है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी बिल्कुल सही सीरीज यहाँ पर बनाई गई है। और ऑप्शन नंबर सी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा हेत्वाभास एक अनियमित मध्य पद का भ्रम होता है? मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये इरेगुलर मिडिल टर्म है, तो सही आंसर है सव्यभिचार। क्या होगा सही आंसर? सव्यभिचार। यानी आपने अगर एमपी सेट के 27 अगस्त के क्वेश्चन पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 29, देखिए अलग अलग सेट होते हैं, ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा सेट में जो है ये पेपर नहीं आया है, क्योंकि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, इस तरीके के 4 सेट बनते हैं। तो उनमें से जिन बच्चों का ये क्वेश्चन आया है तो आप लोग अपना मैच कर सकते हैं। शोध प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है, अगर हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस चीज पे खोज करने जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन के लिए अब भाई यहाँ पे स्रोतों की खोज, साहित्य का सर्वेक्षण, समाधान, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किस क्षेत्र में, यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, और उसके व्यापक क्षेत्र की हमें पहचान करनी है। तो रिसर्च प्रोसेस का पहला चरण है व्यापक क्षेत्र की खोज करना या पहचान करना। इनमें से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? तो सही आंसर है मीडियन टेस्ट। सही आंसर है मीडियन। जबकि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्रिटिकल रेशियो, ये किसके अंतर्गत आता है? पैरामेट्रिक। कौन सा अनुक्रम शोध करने का सबसे तार्किक क्रम है? यानी यहाँ पे रिसर्च का जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो पूछा गया है। यहाँ पर सिंपल से आपसे पूछा गया है कि रिसर्च के कौन से स्टेप हैं वही आपको बताने हैं। तो अनुसंधान समस्या की पहचान करना, उसे परिभाषित करना, परिकल्पना करना, निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन करना इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 पे टिक किया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ना या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर दो आंसर सही हैं, एक भावनात्मक संक्रमण और एक अनुनयन। अब यहाँ पर किस चीज को करेक्ट माना जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे नॉन वर्बल में दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90, किसे अधोमुखी संचार की जो विकृति है वो माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स कंसिडर्ड एज अ डिस्टोर्टेशन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? तो ये सारी की सारी मैसेज ओवरलोड, फिल्टरिंग, रिलायंस अपॉन रिटर्न डिफ्यूजन मेथड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई हाई अथॉरिटी है, अगर वो अपने लोएस्ट, यानी कि जो हमारी मान लीजिए एक है, मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, उसके आगे काम करते हैं, आगे बहुत सारे लोग काम करते हैं, आगे लेबर भी काम करती है, ठीक है, ये हो गई हाई अथॉरिटी, ये हो गई निचली स्तर पर जो काम कर रहे हैं। तो जब डाउनवर्ड की बात करते हैं, मैनेजर अपनी बात अगर मान लीजिए लेबर तक पहुंचाना चाहता
है तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। वहीं अगर लेबर अपनी कोई बात को मैनेजर तक पहुंचाना चाहता है यानी हाई अथॉरिटी तक, तो उसे क्या कहेंगे, हम अपवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया जिसका नाम है मी कॉम। मी कॉम क्या है, कॉम से ही समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन। तो किसका कम्युनिकेशन, प्रबंधन और कर्मचारी संचार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। विश्व भारती क्या है, एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। विश्व भारती एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। प्रकृति से विमुख होने से आप क्या समझते हैं, प्रकृति से अलग होना, विमुख होना यानी मुंह फेर लेना, यानी सेपरेटेड टू नेचर। संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क किस चीज की अनुमति देता है, इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्कल नेटवर्क अलाउज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए, जहां तक इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, एक बारी कंफर्म करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कि अगर आप सर्कल में कोई चीज कम्युनिकेशन करते हैं, सर्कल में यानी एक गोले में, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, अगर हम बात करें, मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर बैठा है, तो दोनों अपनी बात पहुंचा पाएंगे कि नहीं, जरा जल्दी से बताइए आप। ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार, लेकिन बाद में नहीं, और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है, और आगे नहीं बात कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, वो अगल बगल में ही बात कर सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इधर उधर और बात कर लेगा। तो ग्रेप वाइन संचार में क्या चीज शामिल नहीं है, तो वो है आपका मेटा कम्युनिकेशन यानी मेटा संचार। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 15 छात्र और एक शिक्षक की औसत आयु है 18 साल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है इन्होंने, 15 और एक शिक्षक यानी टोटल 16 लोग हो गए। उनकी औसत आयु कितनी है, 18 साल, यानी टोटल मिला के कितना हुआ, 288, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि यदि शिक्षक की आयु हटा दे तो छात्रों की औसत आयु 1 साल कम हो जाएगी, यानी छात्र कितने थे, 15। क्यों, एक को हटा दिया, क्योंकि एक शिक्षक है, तो 15 बचे। 15 में यहाँ पर औसत आयु 1 साल कम हो जाएगी, यानी 17, कितना बचा, 255 बचा, ठीक है। अब हमारे को इन्होंने क्या बोला, तो फिर शिक्षक की आयु कितनी है, तो अब 288 में 255 को माइनस करेंगे, तो सही आंसर आपका 33 साल आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 33 साल। 16 इंटू 18, क्यों, क्योंकि 15 छात्र थे और एक शिक्षक, दोनों को जोड़ के इन्होंने औसत 18 बताई थी। लेकिन अब इन्होंने शिक्षक आयु हटा दी, लेकिन उन्होंने बोला कि अब छात्रों की औसत आयु 1 साल कम हो गई, तो हमने 15 इंटू 17 किया, 255, और यहाँ पर आपस में उसको माइनस कर देंगे, तो सही आंसर निकल आएगा 33 साल। फिर एक क्वेश्चन है कि 250 किसानों में से 28% किसानों ने गन्ने की फसल ली। इन गन्ना उत्पादक किसानों में 40% किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं, तो कितने सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं, तो क्या करेंगे आप, 250 का 28% निकाल लेंगे। 250 का 28% कितना होगा, जल्दी से बताइए जरा। 250 का 28%, 70, 70 होगा, 70 होगा। फिर इन्होंने कहा उनमें से 40% काम करते हैं कहाँ पे, आपके सहकारी चीनी कारखाने में, कितने काम करते हैं, डिवाइड करेंगे, कितना होएगा, 40% निकालना है, 40% है, ठीक है। तो निकलेगा कितना, 28। तो कितने चीनी कारखाने में काम करते हैं, 28 लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। लिखा है कि किसी भाषा में बीना शब्द को 310152 में लिखा है, तो दिल्ली शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो बीना के लिए क्या शब्द आता है, बी कितने अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें, बी दूसरे नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। एन आता है आपका, एन कितने पे आता है भाई, बताते चलो। एन आता है कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। और सेम ऐसे ही ए आता है आपका पहले नंबर पे, पहले नंबर पे आता है, उसको लिख दीजिए 1। अब इसकी संख्या डबल कर दीजिए, डबल मतलब 2 को 3 कर दीजिए, एक एक बढ़ाते जाइए, तो आपका यहाँ पे निकल आया 310152। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या निकलेगा, सेम तरीके से करके देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
एक शहर में कार्यरत बेरोजगार लोगों की अनुपात है 3:2। अगर 750 व्यक्ति हैं तो फिर शहर में कितने बेरोजगार हैं? हमें किसका निकालना है रेशियो? बेरोजगार का। क्या करेंगे हम? 750 लिखेंगे, 750 के बाद में हमें बेरोजगारों का अनुपात निकला है, तो सबसे पहले 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5। बेरोजगारों की संख्या कितनी है? 2। बेरोजगारों की संख्या कितनी? 2। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी आंसर करिए। 15 इंटू 2 करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 300 होगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर हमको प्रोवाइड किया गया है प्रिया के द्वारा। तो थैंक यू प्रिया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। चलिए दूसरा देखिए, कौन सा निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो सही आंसर है, शोध प्रक्रिया का पहला चरण है अनुसंधान। अच्छा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने करा है। चलो, चक्ष ने भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है और मैं जल्दी ही चक्ष वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दूंगी, ठीक है। अब लिखा है कि औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है? जब हम किसी जनजाति, किसी संस्कृति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, तो सही आंसर होगा नरवंश विज्ञान, यानी वो क्या कहलाती है? एथनोग्राफी। SPSS स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ये आपके 2023 क्वेश्चन पेपर में भी आया था। अब एक आरसी आई थी यहाँ पे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार देख भी लेते हैं। शांति निकेतन निकेतन जो आश्रम है, महर्षि देवेंद्र नाथ के द्वारा, रविन्द्रनाथ के जो पिता हैं उनके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महर्षि देवेंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ आश्रम? आश्रम का जो पर्पस था वो क्या था? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आश्रम का जो उद्देश्य था, शांति और एकांत में ध्यान लगा सके। आश्रम का मतलब ये था कि आराम से शांति पूर्वक आप अपना ध्यान लगा सके। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किए गए? कि आपको प्रकृति से अलग ना होना पड़े, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व भारती, ये वाला तो चलो हम लोगों ने कर दिया था। कई ऐसे भी हैं जो बार बार पेज रिपीट हो गए हैं, तो डोंट वरी, उसके आगे हम लोग करेंगे। और ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप लोग इसको आराम से पढ़ भी सको, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ठीक है, ये भी कंप्लीटेड है। कुछ पेपर मैंने कहा जैसे कि रिवाइज हो गए हैं, देख लेते हैं और कुछ बचा तो नहीं है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल डायग्राम? तो हिस्टोग्राम, क्योंकि उसमें जो आपका वन डायमेंशनल में क्या क्या चीजें आती है, अगर हम वन डायमेंशनल में आपका स्क्वायर आता है, आपका जो है सर्कल आता है, सर्कल का मतलब हो गया आपका पाई डायग्राम, तो ये किस में आएगा? वन डायमेंशन में। रेक्टेंगल, ये किस में आएगा? आपका वन जो डायमेंशन है, जबकि टू डायमेंशनल डायग्राम में, सॉरी, ये टू डायमेंशन में आता है, हिस्टोग्राम आता है वन डायमेंशन। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। हिस्टोग्राम आता है आपका ये देखिए, स्क्वायर, पाई डायग्राम, रेक्टेंगुलर, ये टू डायमेंशनल है, और जो टू डायमेंशनल नहीं है हिस्टोग्राम, ये वन डायमेंशनल है। हिस्टोग्राम वन डायमेंशनल है, बाकी सारे टू डायमेंशनल है। माध्यिका के मान का बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु की रेखा की सहायता से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओजाई व वक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जब भूइष्ठक अवर्णीय हो और इसका निर्धारण किसी सूत्र से किया जाए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 माध्यिका -2 माध्य, इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सी घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डाटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? तो स्टोरेज डिवाइड, या इसको हम और भी कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा मात्रा में हम क्या कर सकते हैं? स्टोरेज कर सकते हैं डेटा का। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उस डिवाइस का नाम बताइए जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। बिल्कुल सही होगा, मॉडेम। कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अपोलो। उसके अलावा गूगल, याहू, डॉगपाइल है।
भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एजुसेट। एनपीटीएल स्टैंड्स फॉर, एनपीटीएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सही आंसर नेशनल प्रोग्राम ऑफ टीचिंग इनहेंस लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर है यहाँ पे कि व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड ग्लोबली विद रिस्पेक्ट, यानी कि अगर हम बात करें 2010 से 20 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का जो वैश्विक स्तर है उसमें कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं केंद्रित विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2029 से 30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर और पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश निर्धारित है कितना? ऑप्शन नंबर डी, 51.41%। सतत विकास के लक्ष्य में अगर हम बात करें कितने लक्ष्य हैं, कितने लक्ष्य और कितने टारगेट हैं, जरा एक बार बता दीजिएगा। 17 यहाँ पे आपके, यहाँ पे 17 गोल हैं आपके, किसमें? एसडीजी में। अगर हम टारगेट की बात करें तो 169 टारगेट है। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है और ये न्यूयॉर्क में एक्सेप्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। यानी अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर लगाना है तो ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन 2 कि ये न्यूयॉर्क में अडॉप्ट किया गया था। कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर और उद्यान। अगला क्वेश्चन है आपका जैव विविधता यानी सीबीडी के उस पे कहा है कि 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही बात है। भारत इसकी पार्टी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भारत में इसको 1994 में एक्सेप्ट किया था, ये गलत है क्योंकि ये 1994 में भारत ने एक्सेप्ट किया था। इसको अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता 22 जून को नहीं मनाया जाता है बल्कि 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए स्टार्टिंग के दो जो हमारे स्टेटमेंट है 1 और 2 सही है और बाकी के गलत है। कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? कौन से पहले, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है बताइए। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉडकास्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने के लिए नीपी द्वारा तैयार की गई समय सीमा कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2035। राष्ट्रीय मूल्यांकन जो परिषद है नैक की स्थापना 1994 में की गई, किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। यूजीसी 1956। एक्ट कौन सा है? 1956। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1982 में। कौन सा? भीमराव अंबेडकर जो आपका, भीमराव अंबेडकर जो आपका पहला जो है ओपन यूनिवर्सिटी है 1982, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। नोट डाउन कर लीजिएगा, हैदराबाद। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इग्नू लिख देते हैं बट इग्नू सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, आपने अभी तक देख लिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। विश्व भारती, चलो ये तो हमने करवा ही दिया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अभी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो एक बारी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो, और देख लीजिएगा कि कौन सी सीरीज का ये जो क्वेश्चन पेपर है, सेट 1, सेट जो है ए बी सी डी, कौन सा सेट है। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन और रह गया है, रुके रुके रुके, एक क्वेश्चन ये है कि डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं किसमें? तो स्वयं प्रभा। अगर मान लीजिए आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं आ रहा है, तब आप कैसे शिक्षा ले सकते हो? कौन से डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध हो सकते हैं उसके लिए? तो स्वयं प्रभा, क्योंकि स्वयं प्रभा के चैनल आते हैं। ठीक है ना, कितने चैनल हो गए हैं इस समय स्वयं प्रभा के? 80 चैनल हो गए हैं, याद रखिएगा। चॉइस बेस्ड सिस्टम, सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ इनमें से कौन सा होता है? शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना। अगला है, शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी। कौन से शिक्षण के स्तर माने जाते हैं? शिक्षण के स्तर आपके स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर, ऑप्शन नंबर सी।
शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? तो सही आंसर है अन्वेषण विधि, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना को विकसित करती है ह्यूरिस्टिक विधि। और बाकी यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस भी मैं करवा दिया है, और चलिए कंप्लीट हो गया है आई थिंक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी। और ये पीडीएफ मैं आपको यही आंसर के साथ में अभी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो यस, यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, आंसर आपको बता दिए हैं। आपको कैसी लगी क्लास, या आपको कैसा लगा एनालिसिस, तो जल्दी से कमेंट करके और फीडबैक देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।